बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बिज़नेस लॉ के बारे में। है क्या बेसिकली, इसके सोर्सेज क्या हैं, क्यों पढ़ना चाह रहे हैं हम, ठीक है। अच्छा, आगे अब हमारा जो मेन टॉपिक है डैट इज़ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए बेसिकली हमारा जो पाकिस्तान में कानून यूज़ हो रहा है, जो कि ब्रिटिश लॉ से आया हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। It applied to the whole of Pakistan. It came into force on 1st September 1872. It deals with, अब इसमें डील्स किस में कर रहा है चीज़ों में, वो देखें आपके पास क्या है। सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जितने भी आगे प्रिंसिपल हैं, सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं वो हमारे हैं। फिर 124 से 238 तक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। अब इन सब पे चैप्टर्स हैं जो हमने पढ़ने हैं कि इंडेमनिटी क्या होती है, गारंटी क्या होती है, बेलमेंट क्या है, प्लेज क्या है, एजेंसी क्या है। और बड़े इंपॉर्टेंट है, जो मैं पीपीएससी की बात करता हूँ ना, ये इनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें। फिर सेक्शन 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड के हैं। फिर उसके बाद आपके पास पार्टनरशिप एक्ट भी आ जाता है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो बेसिकली सेल्स ऑफ गुड एक्ट को क्या सेपरेट कर दिया गया है, ये आ गया। अब देखो, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर हमने सेक्शन याद करने के नहीं करते। देखो, होते हैं करो, नहीं होते ना करो। यू आर नॉट द स्टूडेंट ऑफ लॉ, लेकिन यू शुड हैव द बेसिक कॉन्सेप्ट। अब डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। अब डेफिनेशंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आपके साथ सबको। आई डोंट नो व्हाई इट इज वर्किंग है। पॉलक एक जज ही रहा है, उसकी डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट ऑफ प्रॉमिस इन्फोर्सिबल एट लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, इसमें डेफिनेशन में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक एग्रीमेंट की वो बात कर रहा है, और एक बात कर रहा है एग्रीमेंट या प्रॉमिस की, और एक बात कर रहा है इन्फोर्सिबल एट लॉ, यानी जिस पे लॉ एप्लीकेबल हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। यानी कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिस पे लॉ एप्लीकेबल है, इन्फोर्सेबल है, इन्फोर्सेबल का वर्ड ज़्यादा बेहतर है, इन्फोर्सेबल है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहते हैं। सेलमेंट कहता है कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ओब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़। यानी वो क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है, यानी इसने भी एग्रीमेंट की बात की, उसने भी एग्रीमेंट की बात की है। क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ओब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज़, ऑब्लिगेशन आ जाए। ऑब्लिगेशन का क्या मतलब है, इन्फोर्सिबिलिटी, तो दोनों पार्टीज़ ने काम लाजमी करना है। अब सेक्शन 2H कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद करनी। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स इट। एन एग्रीमेंट, कोई भी एग्रीमेंट दैट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जिस पे लॉ की इन्फोर्सिबिलिटी आ जाए, इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो, द डेफिनेशन शोज दैट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड एग्रीमेंट मस्ट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ। अब देखो, कहानी ना थोड़ी सी डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसी है, मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि इसमें ना दो सिनेरियोज़ हैं। आपके दो सिनेरियोज़ कौन कौन से डिस्कस हुए हैं। एक आपके पास हुआ है कि एक एग्रीमेंट की बात वो कर रहा है, कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ की बात कर रहा है। अब हमने देखना है कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या चीज़ है। एग्रीमेंट क्या कहता है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी कोई एक इंडिविजुअल प्रॉमिस भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। अब देखो, मैं थोड़ा डिटेल में जाना नहीं चाह रहा, मैं कह रहा हूँ आपको भी सिंपल रखूँ। फिज़िकल ट्रेडिशनल क्लास एक अलग इशू होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने एक बंदे को कहा, यार मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी दे दूँगा, तुम मुझे इतने पैसे दे दो। अब ये प्रॉमिस हो गया। या उसे मैं कहता हूँ मैं तुम्हें अपनी दोनों गाड़ियाँ दे दूँगा,
ये क्या हो गया, सेट ऑफ प्रोमिस, दो प्रोमिस हो गए. फॉर्मिंग कंसिडरेशन. अब देखो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न. वो बंदा मुझे पैसे दे रहा है, मैं उसको क्या दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ. यानी जो हमने प्रॉमिस किया उसमें हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सचेंज कर रहे हैं. कंसिडरेशन उसको हम कहते हैं यहाँ पे लॉ के डेफिनेशन में समथिंग इन रिटर्न. फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट. यानी एग्रीमेंट क्या है कि प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट. देखो इट मीन्स एवरी प्रॉमिस इन एग्रीमेंट और इट इज़ अ फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन फॉर इट फॉर्म्स अ कंसिडरेशन. इफ़ अ प्रॉमिस फॉर्म्स नो कंसिडरेशन फॉर बोथ पार्टीज कैन नॉट बिकम एन एग्रीमेंट. देखो जब कंसिडरेशन नहीं होगी तो एग्रीमेंट नहीं है. जब वो एग्रीमेंट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता. कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी क्या है, पहले एग्रीमेंट हो. एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. गुड. देखो शक्लें बनाने का फ़ायदा नहीं है. मुझे पता है आपको मैं अच्छा नहीं लग रहा, ज़हर लग रहा हूँ शायद इस टाइम पढ़ाते हुए ना आपको इस तरह, लेकिन कोई इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है. पढ़ना तो है ही है. तो कोड़ी दवाई है, पीनी है, मर्ज़ है, इलाज तो है, वो इलाज तो करना है ना फिर इस चीज़ का. अब देखो अब प्रॉमिस की हमने बात की तो प्रॉमिस आ गया. अब प्रॉमिस क्या है, व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. अब देखो थोड़ा सा मैं आपको ना रिवर्स ऑर्डर में लेके चलता हूँ. सबसे पहली जो कहानी स्टार्ट होती है ना, जो कि हमारा चैप्टर 2 भी है, वो है ऑफ़र से या प्रपोज़ल से. अब प्रपोज़ल के वर्ड पे तुम लोगों के बहुत दांत निकले होंगे. कुछ लोगों ने किसी को प्रपोज़ किया भी होगा, गालियाँ भी पड़ी हों, शायद को स्माइल भी आ गई हो. तो उस प्रपोज़ल को भी साइड पे रखो ज़रा, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे. अब देखो ऑफ़र प्रपोज़ल दोनों सेम चीज़ें हैं. मैंने एक बंदे से कहा कि मैं फॉर कोई बंदा मुझे कहता है कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में लेना चाहता हूँ. अब कहानी क्या हुई कि मेरे पास क्या आया है, प्रपोज़ल आया है, ऑफ़र आई है. ठीक है. अब देखो प्रपोज़ल की डेफिनेशन पहले पढ़ो. व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. अब देखो यहाँ तक डेफिनेशन देखो कि एक बंदे ने अपनी विलिंगनेस बताई है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ. ये भी हो सकता है, या ये काम नहीं करना चाहता, ये भी हो सकता है. अब मैंने जो एग्जांपल दी है, एक बंदे ने मुझे कहा कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में लेना चाहता हूँ. यानी एक बंदे ने क्या किया है, अपनी विलिंगनेस शो की है कि मैं आपकी गाड़ी 5 लाख में लेना चाहता हूँ. विद अ व्यू, मकसद क्या है, to obtaining the assent of that other person to such act or abstinence he is said to make a proposal. अब उसका ये कहने का मकसद ये तो नहीं है ना कि उसको एम शौक चढ़ा हुआ है कि मेरी गाड़ी 5 लाख में लेना चाहता हूँ, एम उसका दिल कर रहा था. उसका मकसद क्या है, ताकि मेरी रज़ामंदी ले सके, मेरा विलिंगनेस ले सके. देखो पर ऑफ़र करना, किसी काम को करने को भी ऑफ़र कहते हैं, किसी काम को करने से रोकने की भी ऑफ़र हो सकती है. दोनों ऑप्शंस हैं. ठीक है. अब देखो उस बंदे ने मुझे कहा मैं 5 लाख की गाड़ी लेना चाहता हूँ. उसने क्या किया, अपने एसेंट की, अपनी विलिंगनेस जाहिर की है. किस मकसद के लिए, ताकि मेरा एसेंट मेरी विलिंगनेस ले सके कि मैं उसको गाड़ी बेचना चाहता हूँ. कि नहीं, इट इज़ सेड टू बी टू मेक अ प्रपोजल. जैसे वैसे आप लोग करते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी, मुझसे शादी करोगी. अब ये क्या है, एक प्रपोज़ल होता है, ऑफ़र होते हैं, जो आप में अक्सर चपेट होती है. ठीक है. पर यहाँ पे बिज़नेस की बात हो रही है. अब देखो मकसद क्या है, देखो फिर सुन लो. ऑफ़र की है, ऑफ़र का मकसद क्या है, ताकि अगले बंदे को बताया जाए कि मैं आपकी ये चीज़ लेना चाहता हूँ या ये डील करना चाहता हूँ. और मकसद क्या होता है कि ताकि उसकी रज़ामंदी ले सकें, उसकी विलिंगनेस ले सकें. अब देखो कहानी स्टार्ट होती है प्रपोज़ल से, ऑफ़र से. क्लियर हुई बात? होपफुली क्लियर होगी.
अगली बात क्या है, प्रॉमिस। देखो, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज़ मेड सिग्निफाइज इज एसेंट देयर टू, यानी जब मुझे प्रपोज़ल आया, कि जिस बंदे को प्रपोज़ल दिया गया, मुझे प्रपोज़ल आया शादी का नहीं, गाड़ी मेरी 5 लाख की लेने वाला प्रपोज़ल, वो प्रपोज़ल आया, उस वक़्त मैंने क्या किया, उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी 5 लाख में दे दूँगा। देखो, व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोज़ल किससे आया था, मुझे आया था, इज़ मेड सिग्निफाइज एसेंट दे टू द प्रपोज़ल, यानी उसने क्या किया, अपना एसेंट शो कर दिया है। द प्रपोज़ल इज़ सेट टू बी एक्सेप्टेड। A proposal when accepted becomes a promise। जब प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। और when every promise or set of promises forming consideration for both the parties is known as an agreement। क्लियर। कहानी शुरू हुई ऑफ़र से, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, एग्रीमेंट पे। ऑफ़र आती है, ऑफ़र दी जाती है, ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाती है, एक्सेप्टेंस के बाद वो प्रॉमिस बन जाता है, प्रॉमिस के अंदर जब कंसिड्रेशन आ जाती है तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। खुश है, समझ आ गई है। एग्जाम्पल देखो, सी ऑफर टू सेल इज कार टू बी फॉर ₹8 लाख, बी एक्सेप्ट्स द ऑफर, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब अगली बात, इन्फोर्सेबल बाय लॉ। हमने बात कर ली, कंसिडरेशन है, हमने एग्रीमेंट बना दिया। एग्रीमेंट कैसे बना, ऑफ़र आई, ऑफ़र एक्सेप्ट हुई, प्रॉमिस बना, प्रॉमिस में कंसिडरेशन आई, एग्रीमेंट बन गया। अब एग्रीमेंट में इन्फोर्सेबिलिटी होगी तो वो लॉ बनेगा, सॉरी इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एन एग्रीमेंट इज़ इन्फोर्सेबल बाय लॉ इफ़ इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। इन्फोर्सेबल बाय लॉ कब बनेगा, जब लीगल ऑब्लिगेशन आएगी। दस द टर्म एग्रीमेंट इज़ वाइडर दैन कॉन्ट्रैक्ट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। देखो, ये क्वेश्चन अक्सर आता है पेपरों में, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस। ये 20 नंबर का CSS में मर्केंटाइल लॉ में क्वेश्चन आता है, जिसका आंसर मैं आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, देखो कहते हैं ऑल देखो, जब कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना, कॉन्ट्रैक्ट जब बन गया है वो एग्रीमेंट होता ही होता है, क्योंकि वो बना ही तब है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो एग्रीमेंट है। लेकिन सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होती। ठीक है, अब इसके रीज़न क्या, दे आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट एंड लीगल एग्रीमेंट। देखो, सोशल एग्रीमेंट क्या है, जो हम डेली रूटीन में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग सुबह आपने कहा क्लास में, GR या CR से कहा मैं तुम्हें समोसे खिलाऊंगा, तुम मेरी अटेंडेंस लगा देना। अब क्या हुआ जी, समोसे अटेंडेंस लगा के समोसे खिलाने का टाइम आया तो वो जी कहते मैंने नहीं खिलाने। अब ये क्या सोशल एग्रीमेंट है। खैर, इस एग्जांपल में थोड़ा सा कानूनी पहलू भी आ जाता है, ये एग्रीमेंट वाइड होता है, इस तरफ नहीं आता। एग्जांपल को मैं ख़त्म करके सिंपल ये कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने शादी पे बुलाया, आप नहीं गए, वो अदालत में जाके आप पे केस नहीं कर सकता। क्यों? डैट एग्रीमेंट इज़ सोशल इन नेचर। इस तरह कोई कानून ही नहीं है कि वो आप पे जाके केस कर सके। अब देखो, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है कि देखो कानून में ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ कि बंदा आपको शादी बुलाया आपने लाजमी जाना है, कोई बंदा लंच पे बुलाया आपने लाजमी जाना है, कोई डिनर पे बुलाया आपने लाजमी जाना है। अब ना, जो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है। लीगल एग्रीमेंट का मतलब क्या है, लीगल एग्रीमेंट का मतलब इन्फोर्सिबिलिटी है, यानी कानून कह रहा है कि ये आपने काम करना है। अब एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल्स आपको क्लियर होगा कि सी इनवाइट्स बी टू अ डिनर, बी एक्सेप्ट्स एन इनविटेशन बट डज नॉट अटेंड,
सी कैन नॉट सू बी फॉर डैमेजेस। ठीक है, इट इज़ अ सोशल एग्रीमेंट कि एक बंदे ने डिनर बुलाया, वो उसने अटेंड नहीं किया, वो कहता मुझे पैसे दो, मैंने तुम्हारे लिए चिकन बनाया, कोफ्ता बनाया, ये बनाया, वो बनाया, लेकिन वो पैसे क्लेम नहीं कर सकता, अदालत में नहीं जा सकता। इसी तरह क्या कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर होता है कि फूफी की बेटी का, चाची के बेटे का, इस तरह रिश्ते नहीं करते लोग आपस में, अब क्या अदालत में नहीं जा सकते कि जी ये मुझे रिश्ता चाहिए? क्यों? सोशल एग्रीमेंट उनकी अपनी चॉइस है, आप डैम इस पर कोई कानून नहीं है। देखो, सी प्रॉमिस टू सेल हिज कार टू बी फॉर रुपीज़ 2 लाख, इट इज़ अ लीगल एग्रीमेंट। अगर आपने प्रॉमिस की गाड़ी बेचनी है तो बेचनी है, अगर नहीं बेचोगे तो वो अदालत में जा सकता है। तो जहाँ पे अदालत आ जाती है वहाँ पे इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस। पहले आपका आंसर ये चीज़ कि सोशल एग्रीमेंट होते हैं, लीगल एग्रीमेंट होते हैं। फिर लीगल एग्रीमेंट जो होते हैं ना, जो कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उनके एसेंशियल्स होते हैं। ये जो 10 के 10 एसेंशियल्स हम पढ़ेंगे ना, ये उसके आंसर में आते हैं। तो मैं यहाँ पे ये टॉपिक क्लोज़ कर रहा हूँ, तो आगे फर्दर इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।